दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। स्टॉक 244 तक आ गया गिरते हुए। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन रही है, क्यों 394 का इसका हाई था। उस हिसाब से देखें तो स्टॉक बहुत बुरी तरह से गिरा है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब आपको ये पता ही होगा कि कंपनी ने होम लोन सेगमेंट में भी एंट्री मार ली है और अब बजट आने वाला है, क्या फ़ायदा हो सकता है होम लोन सेगमेंट को, उसको समझेंगे। और मार्च महीने में देख सकते हो कि निफ्टी 50 का हिस्सा भी बनने जा रहा है जियो फाइनेंशियल। उससे क्या बेनिफिट होगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और एक गिरावट का सिलसिला कब तक जारी रहेगा जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई 256 पर, जो गुरुवार की क्लोजिंग थी 257 तक हाई में भी गया। लेकिन बाजार में गिरावट का जो माहौल बना उसका असर यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला और कुछ बड़े फंड हाउस ने बिकवाली शुरू कर दी जिसकी वजह से 243 का लो बना और क्लोजिंग बिल्कुल नीचे के लेवल पे रही 244 के आसपास, जहाँ पे 4.61% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो दबाव की स्थिति बनी हुई है। अब इसके बीच में अगर आप देखें तो कंपनी ने यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बिजनेस की तैयारी कर ली है और 117 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है म्यूचुअल फंड के बिजनेस के लिए। तो कंपनी ने ब्लैक रॉक के साथ में एक जॉइंट वेंचर्स बनाया, दोनों की 50-50% की पार्टनरशिप है और दोनों ही एक जैसा निवेश करने जा रहे हैं। और देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू करेगी कंपनी। तो लास्ट ईयर अक्टूबर में देख सकते हो कि सेबी की तरफ से इनको नोड मिल चुका है, अब वो म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और साथ में इन्होंने जो और भी जो अलग अलग जो परमिशन लेनी वो काफ़ी परमिशन ले चुके हैं और अब म्यूचुअल फंड का बिजनेस जल्दी ही शुरू होता हुआ दिखाई देगा। तो BSE 100 के अंदर शामिल है और म्यूचुअल फंड का बिजनेस इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहाँ पे ब्लैक रॉक US बेस्ड कंपनी 117 करोड़ का निवेश कर रही है इस बिजनेस में। इसके अलावा कंपनी दोनों मिलके यहाँ पे 50-50% की पार्टनरशिप से ब्रोकिंग का बिजनेस भी शुरू करने जा रहे हैं। यानी कंपनी के बिजनेस बहुत ही शानदार है जो गेम चेंजर साबित होंगे आने वाले समय में। तो यहाँ पे ब्लैक रॉक ने 5.85 करोड़ के इक्विटी शेयर जारी किए लिए है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो देख सकते हो कि कंपनी का जो ब्लैक रॉक का एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस अभी ये शुरू होगा और आप देख सकते हो कि ये बिजनेस आने वाले समय तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब जो एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारा यूनियन बजट आ रहा है 2025 का। अभी इसमें होम लोन सेगमेंट को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। हर किसी व्यक्ति का सपना होता है कि उसको एक घर ज़रूर हो। हर इंसान चाहता है कि जो छत हो वो उसकी खुद की हो, अपनी हो। लेकिन देश में एक बड़ा हिस्सा जो देश का है अब उनके लिए अभी भी घर खरीदना बहुत बड़ी एक मुसीबत होती है। हर कोई घर नहीं खरीद पाता, ज़िंदगी उनकी पूरी निकल जाती है किराए के घर में। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि घरों की और फ्लैट की जो कीमतें वो लगातार बढ़ती रहती है और होम लोन एक ज़रूरत बन गया। बिना होम लोन के कोई घर ले नहीं सकता। कैश में तो घर लेने की बातें अब दूर की कौड़ी हो गई है। तो यहाँ पे लोगों की अपेक्षा है कि होम लोन में टैक्स में छूट देके जो घर खरीदने वाले हैं उनको एक बड़ी राहत मिल सकती है। तो देख सकते हो कि लगातार प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही है और लोन का जो बोझ है वो उसका ज़बरदस्त और वृद्धि होती जा रही है। तो उम्मीद है कि 24B के तहत होम लोन ब्याज की छूट दे सकते हैं होम लोन के ऊपर, जिससे लोगों को कुछ बेनिफिट मिले। फिलहाल देख सकते हो कि ब्याज के अंदर जो छूट है इस समय होम लोन पे वो 2 लाख के आसपास है और ये 2 लाख की छूट कई सालों से लागू है, जिसे उस समय पेश किया गया था जब प्रॉपर्टी की कीमतें और लोन की रकम काफ़ी कम हुआ करती थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में रियल इस्टेट के सेक्टर में कीमतें लगातार बढ़ी है और अब वो जो घर खरीदार है उनके लिए ये लोन की जो है अब छूट है वो काफ़ी कम हो गई है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है उतना। मेट्रो सिटी में तो घरों की जो कीमत है वो काफ़ी कम समय में 2 गुना 3 गुना बढ़ चुकी है। तो इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि छूट की सीमा को बढ़ाने की ज़रूरत पहले से जोर दिया गया है, जिससे 3 लाख से 5 लाख रुपए तक सीमा को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है सरकार को। सरकार अगर ऐसा कदम उठाती है तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना आसान हो जाएगा। एक और बड़ा मुद्दा यह है कि नए टैक्स रिजिम में होम लोन से जुड़े टैक्स लाभों की कमी है, जबकि नया टैक्स रिजिम स्लैब को सरल बनाता है और छूट को खत्म करता है। ये उन करदाताओं को आर्थिक नुकसान होता है जो होम लोन ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट पर चुकौती कटौती जैसे निर्भर रहते हैं।
अगर न्यू टैक्स रिजिम में इसे शामिल किया जाता है तो इससे करदाताओं को होम लोन लेने और रियल एस्टेट में निवेश करने में आसानी होगी, उन्हें फ़ायदा होगा। इससे हाउसिंग सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। होम लोन कटौतियों को बाहर करने का और पुराने टैक्स में रिजिम में कई चीज़ों में असमानता की वजह से मध्यम आय वर्ग के करदाता नए सिस्टम में आने से बचते हैं। तो सरकार का भी सपना है कि हर किसी का अपना घर हो, तो इसलिए होम लोन की ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट पर टैक्स लाभ बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन ये लाभ केवल पुराने टैक्स रिजिम में है। लगता है कि सरकार जल्दी पुराने रिजिम को ख़त्म करके सिर्फ नए रिजिम पर ध्यान देगी। नए रिजिम में ऐसी कटौतियाँ लाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दोनों टैक्स रिजिम के बीच फ़र्क नहीं रहेगा। नया टैक्स रिजिम भी पुराने की तरह जटिल हो जाएगा। अगर लिमिट की बात करें, सिर्फ पुराना रिजिम होता तो मुझे लगता है कि इस लिमिट को कम से कम दुगुना किया जाना था। प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट को अलग से या फिर सेक्शन 24 के साथ क्लब किया जाना चाहिए था, क्योंकि एटीसी में पहले से ही कई कटौतियाँ हैं। उसकी लिमिट सिर्फ 1.5 लाख रुपए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पुराने रिजिम में बदलाव हो गए। तो फिलहाल होम लोन सेगमेंट और रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े सुधार की जरूरत है। सरकार को कुछ बड़े फैसले लेने चाहिए। यहाँ पे जो स्पेशली जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत क्रेडिट लिक्विड लिंक्ड सब्सिडी स्कीम जो है CLSS की फिर से शुरुआत की उम्मीद कर रहे हैं लोग, जिससे आय और लोन के मानदंडों में संशोधन किया जाए ताकि आवास को और अधिक किफ़ायती बनाया जा सके। निर्माणाधीन संपत्तियों और किफ़ायती आवास पर GST को क्रमशः 5% और 1% से कम करने घर खरीदना को और अधिक सुलभ बनाएगा। खासकर Tier 2 और Tier 3 शहरों में खासकर बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो सरकार अब देखो क्या क्या कदम उठाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार कुछ कदम उठाए और होम लोन सेगमेंट को मजबूत बनाए, और टैक्स की राहत ज़रूरी हो गई है, ये सबका उम्मीद है। तो देखना होगा क्या क्या अब इस बार फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल के लिए एक और बड़ा ट्रिगर साबित होगा, वो मार्च महीने में ये देख लो कि निफ्टी 50 का हिस्सा बन जाएगी। तो जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विस दोनों ही निफ्टी 50 का हिस्सा बनेंगे, और ये देख सकते हो कि BPCL और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की जगह लेंगे। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे जोमेटो के अंदर देख सकते हो करीब $620 मिलियन का नया निवेश आ सकता है। और बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विस तो यहाँ पर भी $356 बिलियन का नया निवेश आने की संभावना बन जाएगी। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि अब आने वाला समय बताएगा कि कितना इसमें निवेश आता है, लेकिन ये क्लियरली है कि फरवरी महीने में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और मार्च से ये निफ्टी 50 का हिस्सा बन जाएगा। फिर नए निवेश के साथ इसमें तेज़ी से आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई देगी। एक बार इसके रिजल्ट को भी देख लेते हैं कितना बेहतर रहा है पिछले एक साल में। सबसे पहले बात करें रेवेन्यू की, तो मार्च 2023 में 45 करोड़ के आसपास टोटल इसका रेवेन्यू था, जो मार्च 2024 में 1855 करोड़ तक पहुंचा। बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। खर्च -5 करोड़ के आसपास मार्च 2023 में, जो 24 में 296 करोड़ के आसपास रहा, क्योंकि बिजनेस अब बढ़ने लगा है, शुरू होने लगा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 46 करोड़ का था मार्च 2023 में, जो 24 में 1558 करोड़ तक पहुंचा है। ये आंकड़े क्लियर इशारा कर रहे हैं कि बिजनेस अब पटरी पे आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% था, जो बढ़ के अब यहाँ पे 84% हो चुका है। अदर इनकम 3 करोड़ के आसपास थी मार्च 2023 में, 24 में 1 करोड़ के आसपास थी। अब यहाँ प्रॉफिट की बात कर ले तो 31 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2023 में, जो 24 में 1605 करोड़ तक पहुंच गया है। ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। ये आंकड़े वाकई उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आने वाले समय यहाँ पे उम्मीद काफ़ी बेहतर की जा सकती है। करंट लाइबिलिटी जिसकी देख सकते हो कि मार्च 2023 में 60 करोड़ के आसपास थी, जो इस समय मार्च 24 में 158 करोड़ के आसपास है। टोटल एसेट 1,14,000 देख सकते हो कि 930 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो 24 में 1,44,863 करोड़ तक पहुंच गया है। तो बिजनेस में बिल्कुल ग्रोथ दिखाई दे रही है, और आने वाले समय उम्मीद है कि और बेहतर आंकड़े आएंगे और फिर इसमें प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।